बुलडोजर, नाम लेते ही अवैध कब्जे के जमींदोज होने की तस्वीरें आंखों के सामने चलने लगती हैं किसी पिक्चर की तरह। आज बुलडोजर की गूंज बंगाल के मुर्शिदाबाद में उस जगह पर सुनाई दी जहां नई बाबरी मस्जिद को 2 दिन पहले शिलान्यास हुआ है। उसी मस्जिद का जिसकी नींव खोद देने की चेतावनी हर सनातनी दे रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल पर बुलडोजर के पहुंचते ही कयासों का दौर शुरू हो गया। कई तरह की चर्चाएं होने लगी। देखिए ये देखिए, जैसे भी चल रही है, जमीन को समतल किया जा रहा है। जेसीबी चला करके यहां पर जमीन को बिल्कुल समतल किया जा रहा है। पीछे लगातार जेसीबी चलाया जा रहा है। जेसीबी का काम लगातार पीछे चल रहा है। मुर्शिदाबाद के जिस बेलडांगा में बाबरी की 2 दिन पहले नींव रखी गई थी, वहां आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मस्जिद के निर्माण के विरोध के बीच सनातनी लगातार कह रहे थे कि बाबरी की नींव पड़ी तो बुलडोजर से खोद दी जाएगी। इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बजरंग दल उन ईंटों को इनके कब्र के काम में लाएगा जो ईंट ये बाबरी मस्जिद के लिए लगाई जा रही हैं। 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। इन धमकियों के बीच आज जब बुलडोजर बेलडांगा में पहुंचा तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बुलडोजर क्यों आया, किस लिए आया? जहां बाबरी बन रही है वहां बुलडोजर का क्या काम? हालांकि बुलडोजर ने जब अपना काम शुरू किया तो सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। ये बुलडोजर विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण में मदद के लिए पहुंचा था। जेसीबी चला करके यहाँ पर जमीन को बिल्कुल समतल किया जा रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ पर बिल्कुल सड़क का निर्माण किया गया ताकि गाड़ियों को आने में मैदान के नीचे सुविधाएं हो। और जेसीबी से लगातार जो बाहर से ईंटें आ रही है उन ईंटों को भी यहाँ पर ढो करके पीछे लाया जा रहा है। निर्माण स्थल पर लगातार भीड़ उमड़ रही है। लोग ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि मस्जिद के शिलान्यास के बाद क्या हाल है, कुछ हो भी रहा है या सिर्फ माहौल ही बनाया जा रहा है। और तस्वीरें बता रही हैं कि हुमायूं कबीर सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। मौके पर 5 वक्त की नमाज का इंतजाम भी कर दिया गया है। देखिए, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर जो वजू करने के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी है उसका काम हो रहा है। और ये मोटर लगाया जा रहा है। हैंडपंप पहले ही ये लगा दिया गया था, हैंडपंप भी डाल दिया गया है। और बड़ा एक मोटर लगाया जाएगा, पानी की टंकी लगाई जाएगी। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि शिलान्यास के बाद बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर आखिर क्या क्या हुआ है। बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट बनकर आ गई है। निर्माण के लिए 12 पेटी चंदा अब तक इकट्ठा हो चुका है, जिसकी गिनती लगातार जारी है। बुलडोजर से निर्माण स्थल की जमीन समतल की जा रही है ताकि लोगों को परेशानियां न उठानी पड़े। लोग स्वेच्छा से ईंटें, सीमेंट, सरिया, बालू का दान कर रहे हैं। हुमायूं कबीर खुद मस्जिद का निर्माण का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद है और मस्जिद का विरोध करने वालों को चैलेंज भी कर रहे हैं। सारे देश में जो 40 करोड़ मुसलमान है उनको भारतवासी है। भारत संविधान से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वही रुकेगी। कोई का बाप का हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान बनाएगा। हुमायूं कबीर का ये चैलेंज पोस्टर बनकर अब बंगाल के बाहर भी फैलने लगा है। बिहार के मोतिहारी के चकिया प्रखंड के कुआवा गांव के सैकड़ों घरों की दीवारें रातों रात बाबरी के आपत्तिजनक पोस्टरों से पट गईं। गांव वालों ने जब सुबह घरों की दीवारों पर लगे पोस्टर देखे तो उनका गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि इन पोस्टरों के जरिए समाज में तनाव फैलाने और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बाबरी मस्जिद ये लिखा हुआ है, आखिर ये हमारे गांव को क्या बनाना चाहते हैं? केरला, कश्मीर क्या बनाना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप हमारे गांव को? ये गांव सुख समृद्धि का गांव है और आप इस गांव को आप आतंकवादियों का गांव बनाना चाहते हैं। माहौल में तनाव फैलता देख पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवाए गए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पोस्टर वाली इस साजिश के पीछे कौन है। परवेश पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी स्कूल में भगवा रंग से दिक्कत तो कभी फ्लडलाइट के डिजाइन से परेशानी। भाईजान को हर सनातनी चीज से दिक्कत आखिर क्यों हो रही है? अब योगी का त्रिशूल भाईजान को चुभ रहा है। ये त्रिशूल दरअसल वो फ्लडलाइट्स हैं जिनको काशी में बनाए जा रहे क्रिकेट स्टेडियम में लगाया गया है। पर मौलानाओं को त्रिशूल की शक्ल वाले फ्लडलाइट्स पसंद नहीं आ रहे। कह रहे हैं इससे धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मंडरा रहा।
संग्रहित करें। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। स्टेडियम में त्रिशूल लगाना या त्रिशूल जैसी लाइटें लगाना ये एक मजहब का प्रचार है। काशी भगवान शिव की नगरी, वहां त्रिशूल नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? वाराणसी के गंजारी में बन रहे इंटरनेशनल स्टेडियम में इसीलिए फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार के लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये त्रिशूल भाईजान की आंखों को चुभ रहा है। स्टेडियम शुरू होने से पहले कुछ कट्टरपंथियों की जुबान दौड़ने लगती है। त्रिशूल को वहां पर लगाना या लाइटों के जरिए त्रिशूल को उजागर करना, ये एक मजहब का प्रचार प्रसार करना है। इस तरीके से अगर मजहबी मामलात को वहाँ पर यानी बनारस स्टेडियम में प्रचार प्रसार किया जाएगा तो फिर और दूसरे धर्म के लोग मानने वाले वो लोग भी अपना दावा ठोक सकते हैं कि हमारे मजहब का प्रचार प्रसार किया जाए। स्टेडियम तैयार भी नहीं हुआ, वहां काम चल रहा है, लेकिन त्रिशूल वाला फ्लड्स दूर से दिखाई दे रहे हैं। पूरे स्टेडियम का रूप भगवान भोलेनाथ के डमरू और त्रिशूल पर आधारित है और वही त्रिशूल आप देखिए कि यहाँ लाइट के रूप में बनकर तैयार हो गया है। इस त्रिशूल को देखने के लिए बहुत सारे लोग सड़क पर रुककर एक बार इसका दीदार कर लेना चाहते हैं और अब आप देखिए कि पूरे स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्लड लाइट्स मियां भाई के सीने में शूल की तरह चुभने लगी। उनका आरोप ये कि योगी सरकार जानबूझकर सांप्रदायिकता बढ़ा रही है। यहाँ पर हुकूमतों के जरिए किसी भी मजहब का प्रचार करना या किसी मजहबी अलामती का प्रचार करना सरासर गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये संविधान के विरुद्ध है। त्रिशूल से भाईजान की नफरत पुरानी है। जो विरोध वाराणसी के गंजारी स्टेडियम के त्रिशूल को लेकर आज है, वही आपत्ति भाईजान ने बीते साल बरेली में नाथ कॉरिडोर को लेकर जताई। तब वो मंदिर के रास्तों पर बिजली के खंभों में त्रिशूल की आकृति देखकर भड़क गए थे। पर भाईजान ये भूल गए कि स्टेडियम सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस काशी में निर्माण हो रहा है। वहां से पीएम मोदी सांसद हैं, वो खुद शिव भक्त हैं और इसलिए हिंदू कह रहे हैं कि स्टेडियम भी शिवमय होना ही चाहिए। और इसलिए स्टेडियम के नक्शे में त्रिशूल के भोले शंकर का डमरू भी है, बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। मतलब त्रिशूल खड़ा हो गया, जल्द डमरू भी दिखेगा। ये सनातन का हमारा प्रतीक है, हमारे सनातन का ये धरोहर है, दिखाते हैं कि नहीं। जैसे काशी हमारे त्रिशूल पे ही तो टिका हुआ है। देखिए, जिसको आपत्ति है तो उनके आने की जरूरत भी नहीं है, मत आए वो, उनको जबरदस्ती थोड़ी बुलाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी में धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी इसी का हिस्सा है। काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित माना जाता है। इसी आध्यात्मिक मान्यता को साकार करने के लिए स्टेडियम में त्रिशूल की शक्ल वाली फ्लड लाइट लगाई जा रही है। लेकिन चंद मौलाना और मुट्ठी भर भाईजान को योगी के त्रिशूल में मजहबी एंगल दिख रहा है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। देवभूमि उत्तराखंड और दिल्ली में पत्थरबाज गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। जी हां, हरिद्वार में कल शौर्य दिवस पर बजरंग दल की यात्रा पर नफरती पत्थर फेंके गए। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत किया। वहीं दिल्ली में भजन संध्या के बीचों बीच पत्थर फेंका गया, जिसमें महिला घायल हो गई। सवाल यह है कि शहर शहर हिंदुओं पर पत्थर के पीछे आखिर साजिश किसकी है? हिंदू आज किस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करने के लिए जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। किसी ने पत्थर फेंके हैं और कांच के गिलास फेंके हैं। कहीं शोभा यात्रा पर पत्थर से हमला तो कहीं भजन संध्या पर पत्थर। ये आखिर हिंदुओं से शहर शहर कौन पत्थर वाली नफरती साजिश कर रहा है? हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक हिंदू गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि पत्थर से विघ्न डालने वालों का पक्का इलाज किया जाए। ये आक्रोश का बुलडोजर है जो कल हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतार दिया। बुलडोजर इसलिए लाया गया क्योंकि शौर्य दिवस पर उनकी यात्रा में पत्थर बरसाए गए थे।
सड़क पर सैकड़ों हिंदू शांति से यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पत्थरबाज अपने मिशन में कामयाब हो गए, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और बुलडोजर लेकर पहुंच गए। हिंदू आज किस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करने के लिए जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। और 2 दिन में अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों को आके बजरंग दल उन्हें जवाब देगा जो पथराव करना होगा। धामी फोर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन पत्थरबाजों को ढूंढना है जिन्होंने यात्रा में खलल डाला है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। पत्थर वाली साजिश हरिद्वार से 200 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी हुई। हरिद्वार में निशाने पर शोभा यात्रा थी, जबकि दिल्ली में पत्थर का टारगेट भजन संध्या थी। राजधानी में बेहद सुरक्षित माना जाने वाला पंडारा पार्क इलाके में एक हिंदू परिवार भजन संध्या करवा रहा था, तभी पंडाल के ऊपर से कांच का गिलास और पत्थर आकर गिर गया। वहाँ से ईंट मारी गई, ईंट मतलब पत्थर आए वहाँ से। उसके बाद वहाँ से कांच के गिलास आने शुरू हुए। तो यहाँ पर हमारी एक और जो संकीर्तन में आई थी, जिनका नाम मधु मिनोचा है, उनकी 60 के आसपास है, तो उनके यहाँ पर आके लगा और उनकी नस कट गई यहाँ की। किसी ने पत्थर फेंके हैं और कांच के गिलास फेंके हैं। लगता तो जानबूझ के फेंका है उसने। सुना, नफरती पत्थर शरारत वाली नहीं बल्कि साजिश वाली लगती है। इसलिए दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई, सीसीटीवी की जांच की गई और फिर भजन संध्या की जगह से पीछे रहने वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी मकान से पत्थरबाजी, कांच फेंकने का आरोप लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जिस कांच की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम है और इस तरीके के कांच फेंके गए थे, जो आरोप यहाँ के आयोजकों के द्वारा लगाया जाए जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था। और ये जो मकान है, यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर है। स्टाफ क्वार्टर में ही 4 से 5 ऐसे लड़के रहते थे जो बिजनौर के रहने वाले। इन्हीं में से 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। एक ही दिन 2 शहरों में हिंदू आयोजन पर पत्थरबाजी, संयोग नहीं हो सकती। अब हरिद्वार और दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती है कि जल्द से जल्द पत्थरबाजों को पकड़कर पूरी साजिश का खुलासा करें, तभी सनातनियों का गुस्सा शांत होगा। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में चर्चा रखी गई। चर्चा राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए थी, मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी सोच पर प्रहार के लिए थी, लेकिन इस चर्चा ने मुस्लिम नेताओं से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक कलबली मचा दी। हंगामा खड़ा हो गया कि मुसलमान वंदे मातरम बोल ही नहीं सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर राष्ट्रगीत से इतनी परेशानी क्यों है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। जब भी ये गौरवशाली गीत वंदे मातरम गूंजता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है और रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन 21वीं सदी में आज़ादी के इस गीत को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। पहला स्टांजा जो है इस्लाम के कोई खिलाफ उसमें नहीं है। आगे जाके बहुत सारे बोला जाता है, उसमें जरूर मुसलमानों के खिलाफ बात की गई है और हिंदू धर्म की बात की गई है। इसको विरोध है। 3 स्टांजा यहाँ बोले नहीं जाते, राष्ट्रगान करके खाली पहले स्टांजा है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय मुकर्रर किया गया, लेकिन मुस्लिम नेताओं को तो वंदे मातरम पर चर्चा करना समय की बर्बादी लग रही है। 8 घंटा वंदे मातरम पे डिस्कशन के लिए रखा गया है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसकी क्या जरूरत थी कि 8 घंटा इस पे डिस्कशन। भाई जो लोग ये वंदे मातरम जो लोग गाते हैं शौक से गाते हैं, कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन कोई अगर इसको नहीं गाते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंपेल भी नहीं करते कि जबरदस्ती तुमको इसको गाना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब हुसैन दलवाई और रफीकुल इस्लाम जैसे जनप्रतिनिधि ही संसद में राष्ट्रगीत पर हो रही चर्चा को फिजूल बताएंगे तो सड़क पर कट्टरपंथियों का हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा? इसी सोच पर आज संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था।
संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का एक मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। वैसे तो मियां भाई हिंदुस्तान की धरती पर दिन में 5 दफा सजदा करते हैं, लेकिन जब बात वंदे मातरम की आती है तो मातृभूमि से ऊपर मजहब को रखा जाता है। क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम अगर हम ना बोले तो? वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? वंदे मातरम हमारा मुस्लिम धर्म में नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं। जब हिंदुस्तान में रहकर भाईजान राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं तो ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि भारत में मुस्लिम लीग वाला जहर कौन फैला रहा है। सवाल ये कि गंगा जमुनी तहजीब के बीच इस कट्टरपंथी सोच की जरूरत क्या है? ऐसी सोच देश की अखंडता से छल नहीं तो और क्या है? वंदे मातरम पर यह विवाद नया नहीं है। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है, मजहबी ठेकेदारों को इस्लाम खतरे में नजर आने लगता है। दलीलों के पुलिंदे खोल दिए जाते हैं। दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का गुणगान। दलील नंबर 3, वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। हमारा माँ तो जिसने हमको जन्म दिया वो तो हमारा माँ है, लेकिन इसमें टॉयलेट बना हुआ है, ये तो एक जमीन है, जमीन के हम माँ क्यों बोले? नहीं, हम लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम लोग कुरान पाठ करेगा बस। हम उन लोग को जबरदस्ती किया है जो नारायण तक भी बोलो, जिसका मन में जो आए, जिसको खुशी। हम लोग मुसलमान है, मुसलमान का धर्म मानेंगे, हिंदू भाई हिंदू धर्म का माने। ये रवैया अक्सर अलगाववाद को बढ़ावा देता है, जहां राष्ट्रीय प्रतीकों को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। लेकिन लखनऊ के भाईजान ऐसे कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा लोग कह रहे हैं कि किसी के मजहब के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहका रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम या भारत माता की जय कहना मैं नहीं मानता हूं कि वो इस्लाम से बातिल माना जाएगा या इस्लाम से खारिज माना जाएगा। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये मुसलमानों की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए न इस्लाम कहता है किसी को दुखी करके नमाज पढ़ो। लखनऊ के भाईजान को वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, फिर भी कट्टरपंथी सोच को तुष्टीकरण वाला खाद पानी जरूर मिल रहा है। ये सिर्फ वंदे मातरम का विरोध नहीं, बल्कि भारत माता के सीने पर खंजर घोंपने की एक कोशिश है। ऐसे में सवाल ये कि सिर्फ वोट बैंक के लिए राष्ट्रगीत का विरोध कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बवाल से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में बारादरी पुलिस ने ये पहली चार्जशीट लगाई है, जो श्यामगंज चौराहे के पास हुए हंगामे और पथराव से जुड़ी हुई। पुलिस की चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा को साजिश रचने का दोषी पाया गया है, दोषी बनाया गया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद तौकीर ने भीड़ को उकसाया था। बरेली में हिंसा भड़कने के बाद 5 थानों में 11 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इस मुकदमे में अभी भी 32 लोगों की तलाश है, जिनके खिलाफ बाद में चार्जशीट लगाई जाएगी। यानी कि अब कट्टरपंथी मौलाना और उसके साथियों को न्याय के कटघरे में लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े गुंडों की अकड़ ढीली पड़ जाती है, और डंडा अगर योगी चलाए तब तो अपराधियों की रूह तक कांप जाती है। यूपी में यही तो हो रहा है। गुंडे बदमाश अपराध की दुनिया से तौबा कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो गोली खा रहे हैं। पैरों में धसा योगी फोर्स का पीतल उन्हें 2 कंधों का मोहताज बनाकर अपराध की दुनिया से दूर कर रहा है। वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, सीएम योगी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। यूपी में कानून से खिलवाड़ की कीमत तो चुकानी पड़ती है। कैसे चुकानी पड़ती है? घरों पर बुलडोजर चल जाता है, संपत्तियां जब्त हो जाती हैं, चौराहे पर पोस्टर लग जाता है, पुलिस की गोली लंगड़ा कर देती है। इस तरह की कीमत न चुकानी पड़े, इसीलिए आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटरों ने थाने के भीतर योगी फोर्स के सामने अपराध न करने की शपथ ली। हाथों में पोस्टर थामे खड़े ये बर्दा थाना क्षेत्र के वो लिस्टेड हिस्ट्री शीटर हैं जिन पर कोई न कोई मामला दर्ज है।
ऐसे 93 हिस्ट्री शीटरों को योगी फोर्स ने ऐसी समझाइश दी कि इन्होंने अपराध से तौबा करने में ही भलाई समझी। आजमगढ़ के इन हिस्ट्री शीटरों ने तो अपराध न करने की कसम खा ली, लेकिन गाजियाबाद निवासी अफरोज ने कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा, उसे बुलंदशहर में योगी फोर्स की गोली खानी पड़ी। कानून से खिलवाड़ करने वाला अफरोज अब 2 कंधों का मोहताज हो गया है। अफरोज गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। उस पर 20,000 का इनाम घोषित है। गैंगस्टर एक्ट और दूसरे अपराधों का उसका लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। अवैध कारतूस और हथियारों का वो तस्कर है। एटीएम की कई चोरियों में पुलिस को उसकी तलाश थी। अपराध करोगे तो गोली खाओगे वाला योगी फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए वो कानून तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। नतीजा, मेरठ और सुल्तानपुर से आई इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरठ में जहां शातिर बदमाश फखरुद्दीन हाफ एनकाउंटर के बाद लंगड़ाता हुआ नजर आया, वहीं सुल्तानपुर में अपहरण और हत्या का आरोपी अमन उर्फ राका का भी बुलेट वाला इलाज हो गया। मेरठ के फखरुद्दीन पर हत्या और लूट के 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो वहीं सुल्तानपुर के अमन की भी कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। राजधानी लखनऊ में भी योगी फोर्स का पिस्टल पावर देखने को मिला। मोहनलालगंज इलाके में हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश पंकज को ये पता चला कि योगी राज में कानून से खिलवाड़ की सजा क्या होती है। पंकज के साथ उसका एक और साथी भी गिरफ्तार किया गया है। ये रक्त बीज है। रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय 2 टूक जवाब देने की आवश्यकता है। सीएम योगी जिस 2 टूक जवाब की बात कर रहे हैं, वो जवाब योगी फोर्स अपनी बंदूकों से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को एक पैर पर लाकर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिर्जापुर के अब्दुल को योगी फोर्स ढूंढ रही है। अब्दुल एक हिंदू बेटी के गले पर ब्लेड से 2 जानलेवा वार करके फरार। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी रख दिया। अब्दुल ने अगर पुलिस से आंख मिचौली बंद नहीं की तो यह तय है कि योगी फोर्स का दूसरा हथियार बुलडोजर भी तैयार है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिंदू बेटी से खूनी खेल खेलने वाले अब्दुल का बचना नामुमकिन है। ब्लेड मारकर हत्या की कोशिश करने वाला अब्दुल जितना कानून से दूर भागेगा, बाबा का बुलडोजर 2 गुनी रफ्तार से उसके करीब पहुंचेगा। अगर सरेंडर कर दिया तो ठीक है, वरना तय मानिए उसके खूनी मंसूबे को पीला पंजा रौंद देगा। मिर्जापुर में हिंदू लड़की को ब्लेड से जानलेवा जख्म देने वाले अब्दुल की गर्दन तक योगी फोर्स के हाथ किसी भी वक्त पहुंचने वाले। हिंदू बेटी का दुश्मन अब्दुल अब इनामी बदमाश बन चुका है। पुलिस ने अब्दुल का पता बताने पर 25,000 का इनाम भी रख दिया है। अब्दुल ने 3 दिन पहले अपनी कट्टरपंथी सोच की असलियत दिखा दी। धर्मांतरण वाली साजिश में नाकाम रहने पर उसने हिंदू लड़की के घर में घुसकर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। अब्दुल ने नफरती सोच के तहत पहले पीड़ित से दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए दबाव डालने लगा। जब हिंदू लड़की ने अब्दुल से दूरी बना ली तो उसने सिर तन से जुदा वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया। अब्दुल पहले लड़की के घर के पास छिपकर बैठा और जैसे ही घर वाले बाहर गए उसने घर में घुसकर हिंदू लड़की के गले पर ब्लेड से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। लड़की तड़पती रही लेकिन अब्दुल मौके से फरार हो गया। 72 घंटे से वो पुलिस को चकमा दे रहा है। योगी फोर्स लगातार अब्दुल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मिर्जापुर की पुलिस का एकमात्र लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी के वचनों को पूरा करना है। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा
उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। मिर्जापुर में 3 दिन से हिंदू संगठन अब्दुल की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक अब्दुल के 7 करीबियों को हिरासत में लिया गया है। अब्दुल की तलाश के साथ साथ उसके घर परिवार और जमीनों की भी जांच चल रही है। अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो मिर्जापुर में इंसाफ वाला बुलडोजर जरूर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में आगे अचानक से योगी आदित्यनाथ शहर शहर घूम रहे हैं। बीते 2 दिनों में योगी 7 शहरों में जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी को इतने जिलों का दौरा करना पड़ रहा है? इसका जवाब है यूपी को घुसपैठियां मुक्त करना। इसके लिए योगी आदित्यनाथ डबल मिशन में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से घुसपैठियों को बिल से बाहर निकाल रहे हैं। कल योगी ने 2 शहरों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम को एक्टिवेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों से एक साथ डबल मोर्चे पर काम तेज कर दिया है। इस डबल मिशन के टारगेट पर है फर्जी वोटर और घुसपैठिए। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोई यूपी में डेमोग्राफी बदलने की हिम्मत ना कर सके, इसके लिए योगी आदित्यनाथ अब खुद फील्ड में उतर गए। पिछले 2 दिनों से योगी शहर शहर घूमकर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं और उसका असर ही है कि 2 शहरों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने माना है कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटरों की भरमार है और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को फर्जी वोटरों के खिलाफ एक्टिवेट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही फर्जी वोटरों को तलाश करने के लिए SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR की स्पीड धीमी ना पड़े, इसके लिए योगी ने बीते 2 दिनों में खुद पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में बड़ी बैठक की है। SIR को लेकर पहली बैठक 7 दिसंबर को अलीगढ़ और सहारनपुर में की गई और आज मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में। इन बैठकों का मकसद एक ही वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तेज हो ताकि वोटर लिस्ट से घुसपैठिए बाहर हो। जो अब तक फर्जी वोट थे वो सब हटने ही चाहिए और जो एक्चुअल वोट हैं उनका नाम सबका आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज बैठक की है संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में आएगा। जिन 2 शहरों में योगी को सबसे ज्यादा फर्जी वोटर मिले हैं, उन जिलों में कैसे एक्शन होगा, सुनिए वहां के सबसे बड़े अधिकारियों से। गणना प्रपत्रों में ये स्पष्ट करना है कि आपके नाम है और उसके अगर 2003 की जो सूची है उससे मिलान हो रहा है तो उसके साथ जोड़ के करें, उससे मैपिंग हो रही है। तथा जो बिना मैप के रहेंगे उनसे बाद में नोटिस देकर पूछे जाएंगे उनके पहचान इत्यादि को लेकर। ASD वोटर्स जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डबल एंट्री जिनकी है, ऐसे मतदाताओं को हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो भी इस कैटेगरी में आएंगे उनको उसी कैटेगरी में रख करके उनको मतदाता सूची से बाहर किया। यूपी से घुसपैठियों को निकालने का सबसे बड़ा अभियान अभी ऑन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 25 करोड़ जनता को भरोसे में लेने के लिए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपना लक्ष्य बताया है। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी जरूरी है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। इसी उद्देश्य से दस्तावेज के सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को बड़े ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले दिनों लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लखनऊ की मेयर ने गुडम्बा इलाके की झुग्गियों पर धावा बोला तो उससे पहले यहाँ रहने वाले सारे पुरुष भाग खड़े हुए। करीब 160 पुरुष अपने परिवार को छोड़कर भाग खड़े हुए। माना जा रहा है वो सब घुसपैठिए ही थे। भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को क्लियर कह दिया है, यूपी में घुसपैठियों को हर हाल में तलाश करें और बाहर निकालें। जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनके लिए नया ठिकाना
डिटेंशन सेंटर होगा, जहां उनको पकड़कर रखा जाएगा और फिर वापसी का टिकट कटवा दिया जाएगा। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल इतना हिट है कि उसकी गूंज गुजरात के बंदरगाहों तक सुनाई दे रही है। लखनऊ के अकबर नगर से अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरह से सीएम योगी ने बुलडोजर की फौज उतारी, ठीक उसी तरह गुजरात के कच्छ में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलडोजर सेना उतार दी है, जिसने अतिक्रमणकारियों के साथ साथ अपराधियों की भी कमर तोड़कर रख दी। सूरज की किरणें फूटने से पहले ही कब्जा गैंग के मोहल्ले में पीली धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ और बुलडोजर की रोशनी में अतिक्रमण वाले मंसूबे पर पीले पंजे का प्रहार हो गया। बुलडोजर की यह फौज आपके जहन में 1 साल पुरानी लखनऊ की तस्वीरों को ताजा कर देगी। करीब 1800 अवैध घरों और दुकानों को तोड़ने के लिए सीएम योगी ने इसी तरह की बुलडोजर सेना को अकबर नगर में उतार दिया था। योगी के बुलडोजर ने अतिक्रमणकारियों की कमर तोड़ने के साथ ही 24.5 एकड़ एरिया को मलबे से भर दिया था। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहाँ पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का यहाँ पर गठन हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ सीएम योगी के संकल्प का असर अब गुजरात में भी दिखने लगा है। दादा का मिशन अकबर नगर एक्टिवेट हुआ तो अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मच गई। तस्वीरें कच्छ के मीठा बंदरगाह इलाके की हैं, जहां 250 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजरों की लाइन लगा दी गई। 1, 2, 3, 4 जहां देखेंगे वहां बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आएंगे। कांडला की 2.5 किलोमीटर लंबी अवैध बस्ती में बुलडोजर की दहाड़ ने अतिक्रमणकारियों के साथ साथ माफियाओं में भी खौफ भर दिया। पहले तो बुलडोजर ने दिन होने का इंतजार भी नहीं किया और अवैध मकान को बीचों बीच चीर डाला। वहीं दूसरे बुलडोजर की चोट से अवैध कब्जे की नींव ही ध्वस्त हो गई। तीसरे और चौथे बुलडोजर ने कब्जा गैंग पर ऐसा प्रहार किया कि देखते ही देखते कांडला में अकबर नगर जैसा मलबा पसर गया। कांडला के मीठा पोर्ट पर इतने बड़े एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल ये इलाका समुद्र तट से सटा है, जिसके चलते यहाँ ड्रग तस्कर एक्टिव थे। साथ ही इस इलाके से अवैध हथियारों की तस्करी भी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले अतिक्रमणकारी पेट्रोलियम लाइनों को पंक्चर करके तेल चोरी और तस्करी का व्यापार फल फूल रहा था। उत्तरों में एक मेगा ऑपरेशन ड्राइव चालू है, જેમાં આ વિસ્તારના જે બી ગેરકાયદેસર દબાણો છે તે તોડવાની કામગીરી ચાલુમાં છે। આ વિસ્તારમાં જે બી મોટાભાગે રહેવાસી છે તેમાંથી ખાસ કરીને લોકો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે, જેમાં ખાસ તો પેટ્રોલિયમ ચોરી તેમજ ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ તેમજ પ્રોહિબિટ બુટલેગરો છે। આ વિવિધ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હોવાના લીધે अतिक्रमणकारियों ने इस इलाके में न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि ये क्षेत्र अपराधियों की पनाहगाह भी बना हुआ था। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों के छिपने और भागने के लिए मीठा पोर्ट मुफीद जगह बनती जा रही थी। यही वजह है कि इतने बड़े अतिक्रमण को हटाने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 20 जेसीबी, 20 हिटाची मशीनें, 40 लोडर, 40 डंपर और 500 पुलिसकर्मियों को मैदान में उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि दादा की फोर्स ने करीब 250 करोड़ की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। यहाँ आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मेथेनॉल प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर अभी बारूद की बारिश थमी नहीं है। लगभग 4 साल से दोनों मुल्क जंग के मैदान में हैं। इसी बीच अब 2 मुस्लिम देशों में ठंडी दिख रही है। मैदान यमन का है, लेकिन भिड़ रहे हैं यूएई और सऊदी अरब। आखिर क्यों और किस बात को लेकर दोनों मुस्लिम देश बाहें चढ़ाए हुए? ऐसा क्या हो गया कि बारूद बरसाने की नौबत आती दिख रही है? ये रिपोर्ट देखिए। हूतियों के मुल्क यमन में बड़ी घबराहट, 2 मुस्लिम देशों में महायुद्ध की आहट। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। हूतियों के देश यमन में 2 मुस्लिम देश आमने सामने नजर आ रहे हैं। महायुद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। इस बार सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। यमन को लेकर सऊदी अरब यूएई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूएई समर्थित सेना का दावा है कि दक्षिणी यमन पर अब पूरी तरह से उसका कब्जा हो चुका है। इस दावे के बाद कयास लग रहे हैं कि जल्द ही अब एक नए देश का ऐलान हो सकता है। 1960 के बाद पहली बार यमन 2 देशों में बढ़ सकता है।
पिछले यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के करीब 10,000 सैनिक तेल के भंडार वाले क्षेत्र हद्रामौत गवर्नरेट में और बाद में ओमान की सीमा से लगे कम आबादी वाले माराह गवर्नरेट में घुस गए, जो पहले उनके नियंत्रण में नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है जब एसटीसी ने दक्षिण यमन के उन सभी 8 गवर्नरेट्स पर कब्जे का दावा किया है जो 1960 के दशक में स्वतंत्र दक्षिण यमन का हिस्सा थे। इस घटना के बाद पूरी संभावना है कि बहुत जल्द दक्षिणी यमन आज़ादी का ऐलान कर दे, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जबकि यूएई के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। सऊदी अरब के लिए यह घटना पैरों तले जमीन खिसकने जैसी है। सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का दक्षिणी यमन में अपनी सेना को बुलाने का मतलब ये हुआ कि सऊदी ने यूएन से मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अंदर जिन सेनाओं का समर्थन किया था उन्हें कम से कम अब दक्षिणी यमन से खदेड़ दिया गया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यमन में सऊदी और यूएई आमने सामने नजर क्यों आ रहे हैं। दरअसल हद्रामौत केवल एक प्रांत नहीं बल्कि यमन का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन समृद्ध इलाका है। तेल, खनिज और 450 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा इसे दोनों खाड़ी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यूएई की रणनीति दक्षिण यमन को अलग राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित कर उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बदलने की है। अदन सहित दक्षिण के बड़े हिस्सों पर पहले से ही उसका नियंत्रण है और अब वो हद्रामौत को मुक्त कराने के नारे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर सऊदी अरब के लिए हद्रामौत भू राजनीतिक सुरक्षा का सवाल है। यह इलाका उसकी सीमा से जुड़ा है और सऊदी नहीं चाहता कि यूएई यहाँ एक अलग सत्ता संरचना स्थापित कर पूरे दक्षिणी यमन की राजनीति को अबू धाबी के प्रभाव में सौंप दे। यही वजह है कि यमन में सऊदी और यूएई आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और एक और महायुद्ध करवट लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एक और जंग की। थाईलैंड की एयर स्ट्राइक के बाद कंबोडिया ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंबोडिया सेना सीमा की तरफ बढ़ने लगी। थाईलैंड ने कंबोडिया में कैसीनो को निशाना बनाते हुए F-16 फाइटर जेट से हमला किया था, जो उसे अमेरिका से मिला था। मतलब एक तरफ ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाते हैं और दूसरी तरफ थाईलैंड उसी के फाइटर जेट से कंबोडिया पर हमला कर देता है। हमला इतना जोरदार था कि वहां धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक के लिए थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। इसी बीच कंबोडिया ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया आर्मी लगातार काओ बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। दुश्मनों के मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच दोनों देश जंग के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। थाईलैंड के मुताबिक कंबोडियाई सैनिकों से 2 इलाकों में झड़प हुई है और कंबोडिया ने PM-21 रॉकेट से हमला किया है। थाईलैंड के आरोपों को कंबोडिया ने बेबुनियाद बताया और दावा किया कि थाईलैंड ने 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन कंबोडिया ने थाईलैंड पर जवाबी हमला तक नहीं किया। वहीं थाई सेना का आरोप यह है कि ये कैसीनो कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों और ड्रोन्स को रखा जा रहा था। इसकी मदद से थाईलैंड पर हमला करने की प्लानिंग थी और इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। लेकिन दोनों के बीच जंग की असल वजह प्रिहविहर और तामुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल पास है, जिसकी जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ महीने पहले ही दोनों देशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता हुआ था। 2 महीने पहले भी दोनों के बीच में 5 दिन तक लड़ाई चली थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे।